प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन भरने के पहले एक भव्य रोड शो काशी में कर रहे हैं। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। काशी भी कहा जाता है हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नगरों में से एक है। मंदिरों का शहर है, भारत की धार्मिक राजधानी है, दीपों की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, घाटों का नगर है। यह अविनाशी काशी है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है। जब इन सबको एकत्र किया जाए उसे संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। इस तरह से माना जाता है कि काशी में जो भव्यता है, जो सुंदरता है, जो असंख्य घंटियां वहां बजती हैं शाम के पहर में, जो आरती वहां की होती है, वो काशी को अनूठी बनाती है। बनारस में सब गुरु केहू ना ही चेला, ये माना जाता है। काशी की जनता में हर कोई मानता है कि भाई मैं गुरु हूं, चेला कोई नहीं बनना चाहता। राजनीतिक समझबूझ में लोग इतने आगे हैं। बनारस में चाय की चुस्कियों के बीच ज्ञान की गंगा बहती रहती है। बनारस बनारसी किसी भी परिभाषा से परे है। बनारस वो समंदर है जहां मोती वाली सीप खुद डूबने पर ही मिलेगी। काशी में जीवन और मृत्यु साथ चलते हैं। बनारस दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। इतना अनछुआ कि छू नहीं सकते, बस गंगा जल की तरह अंजुलि में आप इसे भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और अब गोद ले लिया है। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की एक ऐसी नगरी है जिसने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनकर देश की संसद में पहुंचाया। वो देश के प्रधानमंत्री बने। हर बार जो उनका वोटों का रिकॉर्ड था वो टूटता गया और पिछली बार तो लगभग 63% वोटों के साथ वो वहां पर जीते हैं। पहले 56% के आसपास उनको वोट मिला था और उसके बाद अब 63% के आसपास। ये बताता है साफ कि उनका दौरा जो ये है वाराणसी का, एक बार फिर अगर वो रोड शो करते नजर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब हम आपको बता देते हैं किस साल कितनी बार वो वाराणसी गए। 2014 में 3 बार, 2015 में 2 बार, 16 में फिर 5 बार गए, 2017 में 3 बार, 2018 में 5 बार, 2009 में औसतन 3 से 7 बार वो जाते रहे। 2020 में भी 3 बार गए, 2021 में 4 बार, 2022 में 4 बार, 2023 में वो 5 बार गए और 2024 में तीसरी बार। कुल 44वीं बार वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2014 के नतीजे नरेंद्र मोदी के अगर आप देखें तो ये साफ बताता है कि किस तरह की जीत यहां पर उन्हें मिली। 56% से ज्यादा वोट मिले और तब आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर गए थे चुनौती देने के लिए, लेकिन वो महज 20% वोटों के आसपास पर रह गए थे। 2019 के नतीजे नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर रहे, समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव नंबर 2 पर रही और जो अजय राय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर चुनावी मैदान में वहां पर है, वो नंबर 3 पर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 63.6 यानी लगभग 64% वोट मिला था। जीत का अंतर था 4,79,505 वोट। ये है वाराणसी का जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता रहा है। विश्वनाथ की ये नगरी है, बाबा विश्वनाथ की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर वहां पर कहते हैं कि यहां पर राज उसी का चलता है जिसके हाथों में डमरू है। एक धार्मिक राजधानी के तौर पर इसे देखा जाता है। अयोध्या में भी प्रभु राम का मंदिर बना है, लेकिन काशी में बाबा विश्वनाथ की मंदिर हो या अन्य जो ऐसे शहर है, इलाके हैं, ऐसे सब में मंदिरों का जीर्णोद्धार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। घाटों की सजावट और जो वहां पर पहुंचने वाले यात्रियों को, जो पर्यटक हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, वो एक बड़ी बात है। इन सब के बीच हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी बनारस घर रहा है और वो बनारसी घराना जो है हमेशा यहाँ का मशहूर रहा है। दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ सब यहाँ से निकले हैं, जिसमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग, स्वामी शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हर नाम एक से बड़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य जो ग्रंथ है रामचरितमानस लिखा था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं पर दिया, सारनाथ में, जो कि बहुत करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से लगातार वहां से सांसद चुने जा रहे हैं और एक बार फिर वो यहीं पर किस्मत आजमा रहे हैं। 43 बार, जैसा कि हमने आपको बताया, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, 17 लोकसभा चुनाव, 7-7 बार बीजेपी, कांग्रेस जीती है, एक बार जनता दल, सीपीएम और लोकदल यहां पर जीती है। इस पूरे सीट के इतिहास को अगर आप खंगालेंगे, बड़े नेता जो यहां से चुन के आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही, राजा राम शास्त्री पूर्व शिक्षाविद, काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे, कमलापति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री, यूपी श्यामलाल यादव राज्यसभा के उपसभापति रहे,
यूपी सरकार में मंत्री रहे अनिल शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे मुरली मनोहर जोशी वहां से चुने गए, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे वाराणसी। पिछले 3 चुनाव के नतीजे साल और विजेता के अनुसार से आपको बताएं तो 2009 में मुरली मनोहर जोशी यहां से जीते थे और मुख्तार अंसारी बीएसपी के नंबर 2 पर रहे थे। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं और उसके बाद से 19 में भी उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है। लेकिन दिलचस्प यह है कि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज तमाम पार्टियों के यहां पर आए हैं। अगर आप प्रधानमंत्री का पूरा रिकॉर्ड यहां पर देखें जो उन्होंने किया है तो यह हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का जो वाराणसी का दौरा रहा है और इसी के साथ साथ जो कामकाज यहां पर पीएम का हुआ है। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको बताएंगे 10 साल का जो काशी में प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है। अगर सिर्फ किसानों के नजरिए से देखिए तो पीएम किसान सम्मान निधि 1 लाख लोगों को दिया गया है। ये सिर्फ काशी का हम आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं। किसानों को जो लोन मिले हैं वो 281 करोड़ रुपए है। बीजेपी बताती है किसान क्रेडिट कार्ड 81,000 लोगों को। किसानों को जो गिरगाय है वो मिली है 260 किसानों को। खाद 1,33,000 मीटर। रामनगर में दुग्ध संयंत्र बनाया गया है 150 करोड़ की लागत से। बायोगैस एक संयंत्र वहां पर बनाया गया है। ये हम आपको बता रहे हैं। देश की पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी बड़े काम में काशी के लिए गिनाई जाती है। बिजली पानी 1000 करोड़ की लागत से मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर यहां पर बनाया गया है, जिसका जिक्र कई लोग वहां पर जब हम लोग हेलीकॉप्टर शॉट में 100 लोकसभा सीटों को तय करते हुए पहुंचे तो वहां पर लोगों ने बताया। सिगरा स्टेडियम का वहां काफी जिक्र होता है। 186 करोड़ का रुद्राक्ष सेंटर वहां पर बनाया गया है और 176 करोड़ का काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी वहां पर बनाया गया है जो परेशानियां लोगों को हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसकी खूब चर्चा होती है 963 करोड़ का ये बनाया गया है। 619 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग यहां पर की गई है। जो एक बिजलियों की तार का आप देखते थे पूरा वहां पर जाल बिछा होता था तो अंडरग्राउंड केबलिंग पर बहुत ध्यान दिया गया है। रोपवे परियोजना वहां पर बनाई गई है। वाराणसी का रिंग रोड जो है उस पर बहुत फोकस किया गया ताकि जो ट्रैफिक जो कंजेशन शहर के बीचों बीच लोग देखते थे उससे बच पाए। 987 करोड़ के 15 पुलों का भी वहां पर निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ आप रैली के रंग भी देख रहे हैं और 8300 करोड़ की नई सड़क और चौड़ीकरण में भी खर्च किया गया है। ये हम आपको रोड शो के रंग भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त भी वाराणसी में चल रहा है। वाराणसी के एयरपोर्ट का भी कायाकल्प किया गया है और लगभग 76 करोड़ के 13 विकास के काम पूरे किए गए हैं। अलग अलग हिस्सों से वहां 12 नई ट्रेनें खोली गई हैं और ये प्रधानमंत्री का रोड शो काशी से गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा। हिमांशु, रोड शो अभी कहां से गुजर रहा है और लोगों का जो हुजूम है वो तो दिखाई दे ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि अयोध्या से भी काफी लंबा ये लगभग 6 किलोमीटर का रोड शो है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के चुनाव को प्रभावित करने का देखिए बिल्कुल अंजना 6 किलोमीटर का रोड शो है जो बीएचयू के मदन मोहन मालवीय की मूर्ति से शुरू हुआ है और इस गेट तक या काशी विश्वनाथ के गेट तक आएगा। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रवेश करेंगे यहाँ पर और उसके बाद जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जी हाँ, नॉमिनेशन से पहले यानी कि अपना नामांकन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो है उनका ये रोड शो का आज का समापन होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काल भैरव में मंदिर का पूजा करेंगे क्योंकि ये माना जाता है कि काशी के अंदर जब तक आप काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते हैं आपकी जो दर्शन है वो पूरे नहीं माने जाते हैं, काशी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। काल भैरव के दर्शन करने के पश्चात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंडियन लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और वहां से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जो है वो कचहरी जाएंगे। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो सम्मेलन करेंगे। अब देखना यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र में उनके प्रस्तावक कौन कौन होंगे। ये माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री होने वाले हैं,
धीरेन्द्र शास्त्री वही हैं जिन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कराया था, और उनके साथ एक जो है वो निषाद जाति से होंगे। 4 ऐसे प्रस्तावक होंगे जिन आपको चंबा कर सकते हैं, जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज से आते होंगे। उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना प्रस्तावक बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6 किलोमीटर का रोड शो है। आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो है उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और वो अपने सांसद की, अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाले। लोग यहाँ पर लगभग जो है 3 से 4 घंटों से इंतजार कर रहे हैं, और अभी भी माना जा रहा है कि 1 से सवा घंटा और लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के इस द्वार पर पहुंचने पर। तो देखिए, प्रस्तावकों की आपने बात की तो 2014 में भी ऐसे ही भद्रा प्रसाद निषाद को, जो कि नाविक हैं, उन्हें बनाया गया था प्रस्तावक। छन्नूलाल मिश्र थे, शास्त्रीय गायक, गिरधर मालवीय रिटायर्ड जज थे, भद्रा प्रसाद निषाद, अशोक कुमार, एक बुनकर को भी, मतलब सांकेतिक रूप से एक बुनकर हो, एक नाविक हो, सबको लाया गया था। फिर आइए 2019 में भी, तब के भी जो 4 नाम हैं उसमें डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला जो पूर्व प्राचार्य है महिला महाविद्यालय की, वो थी। जगदीश चौधरी, मणिकर्णिका घाट, क्योंकि बनारस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मृत्यु और जीवन साथ साथ चलते हैं। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, सब लाइन से वहां पर घाट है। तो वहां के भी एक जो मणिकर्णिका घाट में काम करते हैं उन्हें बुलाया गया था, जगदीश चौधरी जी को। सुभाष गुप्ता थे जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और डॉक्टर रामशंकर पटेल, कृषि वैज्ञानिक। और इस बार आप बता रहे हैं कि एक बार फिर संदेश दिया जाएगा एक नाविक को वहां पर बुलाकर, ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। और क्या क्या हम जानते हैं अभी जो प्रस्तावक होंगे उनके बारे में, और कल सुबह का जो कार्यक्रम है वो भी जल्दी से बता दीजिए। हिमांशु। जी अंजना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से दर्शन करने के पश्चात जो है DLW गेस्ट हाउस जाएंगे। वहां एक कोर ग्रुप के जो उनके यहाँ के वाराणसी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मुलाकात होगी। कल सुबह वो फिर से जो है एक रोड शो करेंगे, जो काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद जो है वो अपने एनडीए के लीडर्स के साथ जो यहाँ पर है, जो एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता यहाँ पर आएंगे, चाहे वो पूर्णट संगमा हो या एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तमाम वो नेता यहाँ नजर आएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ नजर आएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में। पिछली बार याद कीजिए नीतीश कुमार थे, प्रकाश सिंह बादल, तमाम लोग यहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन कराने। तो नीतीश कुमार भी यहाँ पे आने वाले हैं, और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, वो लोग भी जो है यहाँ पर आएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ एनडीए के वो बड़े नेता जो मुख्यमंत्री ना हो लेकिन अपने अपने मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ, आवाज थोड़ी कट के आ रही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, अजय कुमार जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मलुक नागर साहब महासचिव आरएलडी के, और प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं एक्सिस माई इंडिया के, जिनका हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या एस्टिमेट करने वाले हैं, इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वोटर के मन को ये कितना पढ़ पाए हैं, इन सब पर आपसे चर्चा करेंगे। वोट प्रतिशत भी आपको हम इस बीच दिखा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अब 5 बजे तक का आ गया है। एक बार अगर हम वो दिखा सके, 61% के आसपास तेलंगाना में है 5 बजे तक, 56.35% उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल 75.66, 75%। ये सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास भी आने से पहले, और डॉक्टर अजय कुमार आपके पास, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। ये बिहार में इतना कम और बंगाल में इतना ज्यादा, ये क्या बता रहा है, ये क्या संकेत दे रहा है? मतलब इसको हर पार्टी अपने तरीके से पढ़ रही है, लेकिन आपका क्या इस पर टेक है? बिहार में हमेशा से परसेंटेज टर्नआउट आज से नहीं, हमेशा कम होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत बड़ी आबादी बिहार की अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बाहर काम करने के सिलसिले में बाहर रहती है, उसी वजह से आप पाएंगे। और बिहार वो इस टाइम पे घर वापस जाकर वोट नहीं डाल रहे हैं।
नहीं, घर वापस डालते हैं, बट उसका एक लिमिटेशन है। आप ये हमेशा पाएंगे जो एवरेज वोटर टर्नआउट है 55 से 60% के बीच में बिहार में हमेशा से होगा, जो कि हो ही जा रहा है। मतलब जो बिल्कुल हो जा रहा है, 7 बजे तक होते होते उतना हो जा रहा है। 1 या 2% ही पीछे रह रहा है। नहीं, वो 1-2% आगे जब आंकड़े एकत्रित होंगे इलेक्शन कमीशन के पास सारे बूथों से, तो वो आप पाएंगे कि अभी तो ये जो आंकड़े होते हैं ये प्रोविजनल आंकड़े, एस्टिमेटेड आंकड़े होते हैं। आप कल शाम तक जब फाइनल आंकड़े आने की उम्मीद है तो पाएंगे करीब करीब पिछले साल के बराबर या उससे बेहतर भी। बंगाल क्या कह रहा है? नहीं, बंगाल भी हमेशा की तरह 75 से 80% के बीच में हमेशा। ट्रेडिशनली बंगाल के बहुत कम बंगाली होते हैं जो बाहर काम के सिलसिले में होते हैं, रिलेटिव टू कंपेयर टू बिहार। तो वहां मतलब आप मन बना के आए कि कुछ बोलना नहीं है? नहीं, मन बना के बोलना मतलब ऐसा है कि देखिए, जहां तक रह गई बात कि एग्जिट पोल और आंकड़े और अनुमानों का, तो हमारे ऊपर चुनाव आयोग की पाबंदी लगी होती है कि आप कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा मुंह जो है उनके द्वारा बंद कर दिया गया 1 जून तक। 1 जून 6 बजे तक। उसके बाद आज तक पर आप एग्जिट पोल देखेंगे। बिल्कुल 1 जून तक शाम के 6 बजे तक। उसके बाद हम लोग साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो 1 जून 6 बजे की तैयारी कर लीजिए। लेकिन इस बीच सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर भी आपकी रीडिंग। और काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरना, और वो कह रहे हैं कि मां गंगा ने बुलाया और फिर मुझे गोद ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पूरे देश के नजरिए को इस वक्त देखें तो विपक्ष तमाम मुद्दों पर सीधा प्रधानमंत्री को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, संयोग से प्रदीप गुप्ता जी इस समय आपके चैनल पे बैठे हुए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस समय उनको 2019 जैसा माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 में कितने सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखाया था। यहां तक कि एग्जिट पोल्स ने भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाया था। और जब आपके चैनल ने 300 सीटें दिखाई थी तो नाना प्रकार के आक्षेप लगाए गए थे। मैं प्योर बीजेपी की सीटों की बात कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, मुझे याद है कि जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे उस दिन प्रदीप गुप्ता जी भावुक हो गए थे आज तक पर बैठकर कि मतलब मुझे किस किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया गया, मेरे ऊपर लांछन लगाए गए कि मैंने शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया। जो लोग आज करें, आज वैसा माहौल नहीं है। अरे मैं कहना चाहता हूं, जो हमेशा से चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी का आकलन पिछले 25-30 वर्षों में, जब से चुनाव आकलन शुरू हुआ है, 1-2 अपवाद स्वरूप छोड़ के, जैसे 2004 का लोकसभा का चुनाव हो गया, हमेशा भाजपा का जितना आकलन किया गया है उससे अधिक हमें सफलता मिली है। बिल्कुल आश्वस्त रहिए। जो अमित शाह जी ने कहा था कि पिछले 3 फेजेज में हम 200 के आसपास हैं, और जो कुछ काशी में दिखाई पड़ रहा है, एक उदाहरण समझिए। देखिए, नेता क्या होता है। आपने कभी देखा होगा कि दूसरे प्रांत से कोई व्यक्ति आकर किसी दूसरे प्रांत में इस सीमा तक जनता का प्यार और स्नेह प्राप्त कर ले। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो हम 10 सीटें थी हमारे पास, 10 केवल लोकसभा में, और लगातार 2 चुनावों में 2004 और 2009 हमारा मत प्रतिशत 18% के आसपास आ गया था उत्तर प्रदेश में। और मोदी जी आए 73 सीटें, मत प्रतिशत 40 के पार, विधानसभा में 325। तो मोदी जी आए थे उठाने के लिए, मोदी जी ये बचने के लिए नहीं भागे थे कि रायबरेली से और अमेठी से वायनाड की तरफ गए। तो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और काशी कहीं ना कहीं उसी चीज का प्रतीक है जो उन्होंने कहा था कि ना गंगा ने बुलाया। और मैं एक और बात कह दूं, संयोग से आज देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी जरूर वहां से थे, परंतु भारत की राजनीतिक सत्ता के केंद्र दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति आकर बैठा है जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक सत्ता के केंद्र काशी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण का भी यह प्रतीक है, जो सहज और स्वाभाविक रूप से उनके आने के बाद जिस ढंग से भारत में विकास हुआ है, गरीब कल्याण हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी, वो तो एक पक्ष है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि शताब्दियों की निद्रा से जगकर भारतीय राष्ट्र अपने आत्म स्वाभिमान और अपनी पहचान को पहचानता हुआ एक बार पुनः खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। यह घटनाक्रम सेंचुरीज के बाद हुआ है। ठीक है, अब अजय जी के पास कहीं ना कहीं उसी का प्रतीक। हाँ, काशी में जो लोगों का हुजूम इस वक्त प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए पहुंचा, उस पर वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं।
अजय जी, अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, हम लोग भी देश की 100 सीटों पर, मैं भी गई हूं, अलग अलग जगहों पर गए हैं। एक विकल्प के तौर पर लोग किसी दूसरे नेता को नहीं देख पा रहे। क्या आपको लगता है कि पीएम की जो लोकप्रियता है वो शायद सबसे बड़ा चैलेंज है विपक्ष के लिए? देखिए अंजना जी, जिस तरह से चैनल में प्रधानमंत्री जी को महिमा मंडित करते रहते, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। भीड़ देखना है तो भारत जोड़ो यात्रा में तो आपके कैमरे गए नहीं। ये बोलते कि एक बाहर के व्यक्ति आए थे, पहले बात। दूसरी बात कि बनारस गए तो पहले जो सामाजिक गैंगरेप की जो लड़की थी बीएचयू आईटी के, उसके परिवार से तो मिलते ही नहीं कि तो आईटी सेल के लोग उसमें शामिल थे। मां गंगा ने बुलाया, बड़ी बड़ी बातें। मां गंगा तो 10 साल में तो साफ नहीं कर पाए इनके पार्टी। झूठ की जो भरमार है। आप बताइएगा कि इनको मालूम है कि सीट खसक रही है। जितने भी बोलिए सांस्कृतिक राजधानी, बड़े बड़े शब्दों की इस्तेमाल हो रही है। आप बताइए, पहले हम शुरू करते बनारस। देखिए, चुनाव जीतना बनारस में है, उनका बीजेपी के जो संगठन पर उस पर है। बीएचयू की आईटी की सामूहिक बलात्कार हुई थी, बीजेपी के लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उस परिवार से बात नहीं की, कॉलेज नहीं गए, उस पर कोई चर्चा नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरी बात, सुबह शाम हिंदू मुस्लिम, कोई प्रधानमंत्री ने इस तरह के ओछे टिप्पणी आपके टीवी शो में मैंने कभी नहीं देखा है कि अदानी अंबानी पर प्रधानमंत्री क्या कह डाले। कम से कम सुधांशु जी तो बता दें हमको, क्योंकि हम तो उड़ीसा में पड़े हुए हैं, तमिलनाडु में, तो हम देख नहीं पाए थे। तो अदानी अंबानी के बारे में इनके विचार मैं जानना चाहता हूँ। तीसरी बात, प्रदीप गुप्ता जी का कुछ कागज ट्विटर में चल रहा था, फिर प्रदीप जी एक्सेस कंपनी के फिर डिनाई किए थे। मुझे पता नहीं कितना सही है, फिर उनको डिनाइल करना पड़ा। वो क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें सबको मालूम है, जो स्कोर तक जो कागज है प्रदीप जी अपने, क्योंकि आई वांट टू हियर विद यू, टेल मी, औपचारिक रूप से बता दीजिएगा किसी ने जो फ्रॉड दिया किया। हमारा इतना ही कहना है अंजना जी, फॉर नेशनल टीवी, नो न्यूज ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड। बीफ सांस्कृतिक राजधानी, बीफ कंपनी से चंदा आप लेते हो। सांस्कृतिक राजधानी भारतीय जनता पार्टी, वाह रे साहब। बीफ कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड ईडी को बेचना, सीबीआई ईडी बेच करके धंधा, चंदा लो धंधा दो। आप जो है ईडी बेच करके पैसे वसूलते हो, और इतने बड़े बड़े शब्दों की जो इस्तेमाल कर रहे हैं सुधांशु जी। मेरा इतना ही कहना है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लगातार राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह नुकसान है। जो मेरे आकलन है, जो हम देश भर में घूम रहे हैं, तमिलनाडु में तो साफ तो है ही, लेकिन बाकी जगह जैसे तेलंगाना में, तो हम ये इतना कहना चाहेंगे कि आप जिस गलत फहमी में है, आप बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी को बाकी लोग ने हमेशा जो है कम आकलन किया। आपके टीवी, कोई भी टीवी चैनल देखिए, उसका शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। वो तो बोलता है 400 पार, आपको कम नहीं। सर लेट मी कंप्लीट, मैंने आपको नहीं टोका सर, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इतने जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल है, हमने तो देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि हम न्यूट्रल चैनल देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइएगा कि हमारा जो कितने कार्यक्रम, अखिलेश यादव का कनौज का रैली में कितने कवरेज हुई। अरे सर, आज ही अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू हमने 4 बार चला दिया। आप राहुल जी को कहिए वो भी इंटरव्यू दे, हम लोग चलाएंगे। और सुनिए ना सर, आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका ना, अब थोड़ा सुनना भी चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मैंने खुद, और इसीलिए मैंने गिना भी है, मैंने कम से कम 15 शोज किए हैं। आप ही की पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत या आलोक शर्मा जी आते थे डिफेंड करने के लिए, उस पर भी हम लोगों ने खूब चर्चा की है। देखिए, ये तो हमेशा एक बहस चलती रहेगी, और लेकिन जीत लड़ना आप ही को है, चुनाव आप ही को लड़ना है, चुनाव आप ही को जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि रोड शो कर रहे हैं और शाम का ये वक्त है, इसलिए आप बैठे और आप गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन बात ठीक नहीं है। प्रदीप जी, उनकी बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने सीधा आपको टारगेट किया है। अजय जी ने टारगेट तो मुझे नहीं पता किया कि नहीं, लेकिन अजय जी ने ये संशय जाहिर किया कि हमारे द्वारा कोई सर्वे निकाला गया था और उसकी चारों तरफ चर्चा है। हाँ। और उसमें बीजेपी को थोड़ा नीचे और कांग्रेस को करीब करीब बराबरी पे लाके अपोजिशन पार्टी को दिखाया। मैं आपको बता दूं और सारे दर्शकों को बता दूं कि एक्सेस माई इंडिया किसी भी तरह के कभी भी कोई भी प्री पोल, ओपिनियन पोल सर्वे नहीं करता, ना ही रिलीज करता है। सिर्फ एग्जिट पोल। हम केवल और केवल, एग्जिट पोल का मतलब भी पोस्ट पोल, जब आखिरी वोट पड़ जाए, जब आखिरी वोट पड़ जाए तभी आप जानेंगे एक्सेस माई इंडिया का क्या अनुमान है। मैं सबको बड़ी शिद्दत के साथ इस चीज को क्लियर कर रहा हूं।
ये मुझे अमेरिका से भी मैसेज आया कि ये तो टीवी चैनल में हम लोग रिलीज करने वाले थे भाई, लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज दिया है तो कि आपने ऐसा किया था। मैं जवाब देते देते थक गया हूं। मैं सबको यही कह रहा और हूं जिन्होंने भी ये किया इसीलिए आज तक भी इसीलिए कोई ओपिनियन पोल नहीं बनाता, क्यों दिखाता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक वोटर अपना वोट डाल नहीं देते सभी के सभी, तब तक ऐसे पोल उनके मन को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हम एग्जिट पोल दिखाते हैं, सिर्फ कोई ओपिनियन पोल नहीं। और एग्जिट पोल भी वोटिंग का जब लास्ट वोटर अपना वोट डाल दे उसके बाद हम एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। तो 1 जून का अपॉइंटमेंट है व्यूअर्स का, देश की जनता का हमारे साथ। छोटा सा कमेंट फिर मैं आ रही हूं अनुराग जी और इसको कंप्लीट कर दूं कि ये नेचुरली किसी, मैं ये तो कहे मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन ये क्लियर है कि ये अपोजिशन पार्टी द्वारा ही किया गया है, क्योंकि इसमें बीजेपी को हल्का करके दिखाया गया है अनुमानों में। तो मैं उनको वापस कहना चाह रहा हूं, भाई आप अपने काम अपनी विश्वसनीयता के द्वारा ही विकल्प प्रस्तुत कर पाएंगे जनता के समक्ष, तो वो करेंगे तो चुनाव लड़िए, माध्यम से लड़ना बंद कीजिए। इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है। अगर आपकी लोकप्रियता, आपकी पैठ जनता के सिर बोलेगी तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता। बहरहाल वापस चलते हैं जो अन्य मेहमान थे बहस के विषय पर। अजय राय को आप लोगों ने टिकट दिया, अनुराग जी वहां पर ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया, जबकि शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की पिछली बार दूसरे नंबर पर आई थी, अजय राय साहब तो तीसरे नंबर पर आए थे। तो ये समझ नहीं आया, जो टफ फाइट दे सकता था, आपको नहीं लगता है उनको उतारना चाहिए था प्रधानमंत्री के सामने? अनुराग जी, अभी बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आएगा। 4 जून को उनको समझ में आएगा जब उनकी सरकार चली जाएगी। और प्रदीप गुप्ता जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो भी कह रहे हैं कि 19 जैसा माहौल नहीं है। तो हमारे साथी सुधांशु जी को बड़ा चटपटा लग गया। सुधांशु जी, सिर्फ प्रदीप गुप्ता ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है, इसलिए आप परेशान मत होइए। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भाई कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देखने को आपने दिया है भाई? ये संस्कृत राष्ट्रवाद इसको बोलते हैं जहां पे महिलाओं पे अत्याचार जिस देश के अंदर में बढ़ जाए सरकार में, जिस देश के अंदर में महिलाओं के अत्याचार का आरोपी उसके घर में टिकट मिलने लग जाए, वो संस्कृति राष्ट्रवाद कहलाता है क्या? ये पहली बार पता चला है। संस्कृति राष्ट्रवाद, जिस देश में महिलाओं का सम्मान कम होने लगे ना, वहां संस्कृति राष्ट्रवाद उसको नहीं बोलते। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। बिल्कुल हमारा देश संस्कृत और संस्कारिक राष्ट्रवाद है, लेकिन आपने उस पर क्षति पहचानने की कोशिश की है, यह चिंता का विषय है। दूसरी बात, आप क्या कह रहे थे? दूसरे स्टेट से आके हमारे उत्तर प्रदेश में जीते। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की मानता है, हमारे देश की मानता है। लेकिन आपने जिस नेता के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन किया, जिस नेता का सपोर्ट लिया, वो तो यहाँ उत्तरी भारतीयों को तो मार मार के भगा रहा था राज ठाकरे। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? 2 शब्द बोलेंगे? आज उसी राज ठाकरे के साथ आपने हाथ मिला लिया जो राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मार के भगाने की बात कर रहा था, जो मार रहा था वहां पे। इसलिए उत्तर प्रदेश की महानता है कि हम सभी को अपनाते हैं। और ये बड़ा दिल आप अपने सहयोगी दल को ही बोलिए कि हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार बना रहे। दूसरी बात, अंजना जी आपने बोला सब केहू गुरुबा ना केहू चेला। बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी जो चेला बनाने की कोशिश करती थी, ये हिंदुस्तान में सभी जो जनता है समझदार है। इसको आपने सोचा था कि नहीं हम किसी तरह से इनको झूठ और जुमलों में हम घेर लेंगे। ये झूठ और जुमले का टाइटैनिक जहाज आपका डूब रहा है। सुन लीजिए आप कान खोल के। अनुराग जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। अनुराग जी, और नॉर्थ में हाफ हो गए हैं आप। ठीक सुन लीजिए आप। ठीक है अनुराग जी, एक बार ये वोटिंग परसेंट आप ही से बात कर रही हूँ, एक बार वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ दिखा दीजिए 2014 का 2019 का। प्रधानमंत्री का वोटिंग परसेंटेज जो है, जो उनके वोटर्स हैं, वो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उसमें इजाफा हुआ है। ये वाला नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये देखिए 56 में थे और फिर वो 64 हो गए। 8% का गेन एक चुनाव के बाद। ये क्या इशारा कर रहा है? आप तो शालिनी यादव पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं। दिक्कत इसलिए हो रही है क्या कि शालिनी यादव भी छोड़ गई, समाजवादी पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कर गई है? कमाल की बात कर रहे हैं। शालिनी जी भी बीजेपी में चली गई। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अरे तो ठीक है ना, अरे समाजवादी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। किसी के जाने आने से यहाँ क्या फर्क पड़ता है? कितने आए कितने चले गए, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? समाजवादी का एक संगठन है, समाजवादी का संगठन काम करेगा, आप देखेंगे वोट। और दिक्कत क्या आपको पता है? बार बार क्यों आपको दिखाना पड़ रहा है बनारस का? आप नहीं दिखाएंगे आजमगढ़ का, आप नहीं दिखाएंगे जौनपुर का, आप नहीं दिखाएंगे लालगंज का, आप नहीं दिखाएंगे भदोई का, आप नहीं दिखाएंगे मछली शहर का। ये सब लगी हुई सीटें हैं वहां पे। अरे कन्नौज में सारा दिखाया है। गाजीपुर का दिखाइए जहां बीजेपी साफ हो रही है, जहां बीजेपी साफ हो रही है। अंजना जी, बीजेपी साफ हो रही है इन जिलों में। यहाँ पे लोकसभा में साफ हो रही बुरी तरह
किसी भी आप स्ट्रिंगर से पूछ लीजिए कि अरे भारतीय 4 जनता जून को पार्टी अपनी किस तरह पार्टी से में साफ बात हो रही कर है। लीजिए, और 4 मैंने जून तो को भी पहले आप ही बोला को गेस्ट कि बनाए। एक सीट पे 4 जून को भी आप ही गेस्ट बन के आइएगा मुझे हल्ला 4 बोल में, जून की बता और रहा हूं अच्छा कि होगा, उस दिन भी हम बड़ी लोग बात मुश्किल करेंगे। से बड़ी मुश्किल से सुनिए बड़ी मुश्किल से, अरे मैं तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूं ना। सुधांशु जी तो लखनऊ से आते हैं, अभी उनसे भूगोल पूछूंगा तो अभी भूल जाएंगे कि कौन कौन सी सीट अगल बगल में और कितने से जीते थे, कितने सारे थे, अभी क्या स्थिति है और वहां पे क्या चल रहा है। सुधांशु क्योंकि जी वो तो दिल्ली वाया चले गए, पीओके उनका अब आना उत्तर चाह रहे हैं प्रदेश में लखनऊ। राज ठाकरे पे क्यों बोलेंगे, वो दर्द उनके अंदर नहीं है। अब सुधांशु जी नहीं, तो वाया भूल पीओके के आना वो चाहते हैं लखनऊ लखनऊ आके और करेंगे दिल्ली, क्या? उनसे पूछेंगे बड़ी इस पर। मलुक जी से कमेंट ले ले। अरे मलुक जी, भैया, वो मलुक जी, सुनिए। 400 नहीं, पार नहीं, का ये विजय रथ क्या व्यवहारिक लग रहा है? एक सेकंड, अरे अनुराग जी थोड़ा सा धीरे बोलिए ना, बहुत चिल्लाते हैं सर आप, अंजना जी 2 सेकंड थोड़ा सा धीरे। अरे 2 सेकंड बोलने दीजिए ना। बोलिए। अब मेरी आवाज है, जनता की आवाज है, कोई बीजेपी वाली आवाज थोड़ी है कि हम चुपचाप समाजवादी की आवाज है। जो अब सच बोलने वाला हमेशा तेज बोलता है, जिनको झूठ बोलना होता है, जुमला फेंकना होता है, उनको आस्ते आस्ते बोलना होता है। देखिए मैंने इनसे बोला कि अभी सुधांशु जी बैठे ना, आपने कहा था लखनऊ आएंगे, पीओके के रास्ते से आएंगे, ये क्या बोलेंगे कि राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये क्या बोलेंगे कि इनका कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर नाम है? मैं चैलेंज करता हूं, ये बोल दे। हम तो 5 नाम गिना देंगे, अभी 5 नाम गिना देंगे गठबंधन का, ये 3 नाम गिना पाएंगे क्या? चलिए 2 नाम गिना दीजिए। कौन प्रधानमंत्री? मलुक नागर साहब, इनकी जीत मलुक छूट नागर जाएगी, साहब, पानी मांगने लगेंगे, काशी में हालत सूझ चुनावी जाएगा। रथ और हम चुनावों के बीचों बीच इस वक्त चल रहे हैं, क्या ये 400 पार का नंबर व्यवहारिक लग रहा है? जी देखिए अंजना जी, जो हमारे साथी ने भी कहा सांस्कृतिक राजधानी है बनारस, उसमें भदौरिया साहब को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। जो इनके सोकोल्ड इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जिस दिन उनके अध्यक्ष बने वो उस दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले। सोकोल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टी के जो साथी हैं वो सनातन के खिलाफ बोलते रहते हैं, और आज सनातन धर्म या भारत की संस्कृति की जो राजधानी है बनारस, उसका जो 80% लोग देश में सनातनी हैं करीब करीब, उसका असर आज मुझे दिल्ली में देखने को मिला कि यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक इंद्रदेव जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं, उनको विद्या वाचस्पति की डिग्री दी, डॉक्टरेट की। ये जब भी संभव है जब हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी में रह करके इस देश के इस सबसे बड़े नेता जिनको विश्व में माना जा रहा है, और वो पूरा सनातनी चीज को लेकर पूरे देश में फैल रहे हैं, जिसकी खुशबू पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। और उससे बिल्कुल साफ ये लगता है कि 400 के पार 100% है, और कुछ ना कुछ जो विपक्ष में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, जो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं और अपनी बातों को अपनी बातों से ही काट देती हैं। एक पार्टी कुछ बोलेगी, दूसरी पार्टी काट नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज जो कल पिछला गया है, तो वहां जेल से निकले हुए जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि जेल में मैं जब रुक सकता हूं, जब बचाया जा सकता हूं, जब हर आदमी दिल्ली में झाड़ू पे वोट देगा, बटन दबाएगा। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के तीनों लोगों को वो हरवाना चाहते हैं। और दूसरा बराबर में पंजाब है, जहां जो केजरीवाल जी की आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों वहां आपस में लड़ रही हैं। भदौरिया जी तो अच्छे आदमी है बहुत, और ये जानते हैं सब, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के राज धर्म को या इस पार्टी धर्म को या इंडिया गठबंधन के धर्म को निभा रहे हैं, यानी जानते हैं ये सब। ये बात सच है बिल्कुल एकदम अंजना जी। आप भदौरिया साहब की दुखती रग पर मत हाथ रखिए। उनको हमेशा एक ऐसी सीट अखिलेश यादव थमा देते हैं विधानसभा में, जो सीट आज तक बीजेपी ने हारी नहीं है, और वहां पर इनको संघर्ष करना पड़ता है, धूप में तपते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। इनकी जगह आगे बननी चाहिए राजनीति में। अब ये तो अखिलेश बाबू को देखना होगा। हराएंगे उस दिन जॉइंट किलर कहलाएंगे। हाँ, जिस दिन हराएंगे उस दिन फिर अनुराग जी जायंट किलर कहलाएंगे कि भैया जायंट किलर है एकदम, इन्होंने अनुराग जी ने जीत ली वो सीट। लेकिन अब ये जो वोटिंग के आसपास आज चौथे दिन सुधांशु जी पीओके पर खूब चर्चा हो रही है, तो ये वाया पीओके आना चाह रहे हैं क्या आप लोग वापस दिल्ली में 400 पार? देखिए, मैं पीओके के विषय पर भी बताता हूं। पहले मैं भदौरिया जी को बता दूं, निरर्थक अनर्गल बातें इतना चीख चिल्ला के करना उचित नहीं है। अभी बताइए, आपके इंडी गठबंधन में है कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था उत्तर प्रदेश बिहार वालों के लिए? ये बताइए, तमिलनाडु के, कोई काम हमारी नजर में छोटा बड़ा नहीं होता, पर तमिलनाडु के मंत्री ने बोला पानी पूरी बेचने के लिए आते हैं, तो किसी ने कहा यूपी बिहार वाले यहां टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं। तो किसी ने कहा गोमूत्र वाले राज्य हैं,
बोला था ना। उसके बाद देखिए क्या बेहयाई है कि आपको वो याद आता है किसी जमाने में, जिस जमाने में वो राज ठाकरे किए थे, कांग्रेस की सरकार थी, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। अरे आपका आज का बोल रहा हूं। और तो और राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मुझे उत्तर भारत की बातें सतही नजर आती हैं और दक्षिण में जाके मुझे गंभीरता से समझ में आया कि ये क्या वास्तविकता में राजनीति क्या होती है। और तो और छोड़िए, आपकी पार्टी के लिए अभी 6 महीना पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में चिरकुट पार्टी बोल दिया कांग्रेस ने, अखिलेश वखिलेश बोल दिया। मतलब क्या आप बोल रहे हैं भाई? क्या आप दूसरे को बता रहे हैं? इस कदर अपनी इज्जत का सौदा करने के बाद आज आकर जब यहां आप चीख चीख के कहते हैं सच वो बोलता है, वो जोर जोर से बोलता है। साहब, किसी की आवाज और से की ऊंचाई से सच और झूठ नहीं होता है। फैक्ट जो होते हैं वो सच और झूठ होते हैं। और तो और आज ये काशी जो कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, आपसे उसके साथ खड़े हैं। आपके गठबंधन ने चेन्नई में कॉन्फ्रेंस की इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। आप लोगों ने उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने दुनिया के भिन्न भिन्न जगहों के ऊपर कॉन्फ्रेंस की, इरेडिकेशन ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी पूरी दुनिया से हिंदू धर्म को ध्वस्त करना और हिंदू धर्म का समूल नाश करना। और आज आकर आप काशी के ऊपर भाषण दे रहे हो। मान्यवर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपकी नॉलेज से बाहर है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह है कि जिस क्षण मोदी जी या हम में आप में से कोई भी जाके काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके अपना मस्तक सर झुकाता है, उस क्षण उसकी आस्था का केंद्र उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ जाता है और दक्षिण में रामेश्वरम से भी जाके जुड़ जाता है और पूर्व पश्चिम में सोमनाथ से जाके जुड़ जाता है, तो पूर्व में त्र्यंबकेश्वर से जाके जुड़ जाता है। यानी एक बिंदु के ऊपर श्रद्धा और पूरे राष्ट्र के साथ एकीकरण। कहां आपके सब समझ में आएगा? आप अपना वही हिलते डुलते भाषण देने लगते हैं। और मैं अब राजनीतिक बात क्या देना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने तो अपने परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया था। अगर कन्नौज में उनको इतना कॉन्फिडेंस था, ये तो उनकी घर की सीट थी, तो ये क्यों कहा पड़ा कि खुद अखिलेश जी लड़ेंगे तभी सीट निकल पाएगी? वैसे तो तभी नहीं निकलने वाली है। उन्हें कहना चाहिए मैं तो लैंपोस्ट को टिकट दे दूंगा तब निकल जाएगी। और अभी आप हलक सूखने की बात कर रहे थे। जब से आपकी पार्टी बनी 1990 से, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री प्रथम परिवार के अलावा कोई बना हो तो बता दीजिए। अब करेंगे, छोड़िए, हमारे तो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री प्रोजेक्टेड है, तो दूसरे किसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर आप जरा दूसरा बता दीजिए। अपनी वर्ग तो छोड़िए, ये पीडीए में कोई नहीं मिलता है योग्य व्यक्ति। चलो पीडीए छोड़ दीजिए, आपको अपनी जाति में कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। और परिवार में भी सिर्फ बेटा, भाई भी नहीं, दूसरा भाई भी नहीं, चचा भी नहीं, भतीजा भी नहीं, केवल बेटा। तो सबको पता है कि हकीकत क्या है। इसलिए बहुत जोर से चिल्लाने से सच नहीं हो जाता। चलिए, सबसे जल्दी एक एक कमेंट ले लेते हैं। अब टाइम की कमी है तो सब लोग दो लाइन में कहिएगा। अजय जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, 400 पार का विजय पथ जो प्रधानमंत्री गोल सेट कर रहे हैं वो व्यवहारिक है नहीं है, ये बीजेपी को सोचना है। 4 जून के नतीजे भी तय कर देंगे। लेकिन क्या आज विपक्ष में ये कॉन्फिडेंस है कि हम 272 पार जा रहे हैं? ये जो सनातन के बारे में बोलने वाले प्रज्वल रेवन्ना क्या सनातन धर्म के जो सबसे बड़े हितैषी थे क्या? ये सनातन के नाम पर कितने कुकर्म करेंगे? भगवान राम का मत लीजिए, बीफ एक्सपोर्टर से पैसे लेते हो, प्रज्वल रेवन्ना के जो है सपोर्ट में रहते हो, फिर भगवान का नाम लेते हो। यार ऐसी पार्टी है, बंद कीजिए प्लीज। ये धर्म के नाम पर ये सर्टिफिकेट बांट रहे, सनातन धर्म के सर्टिफिकेट बांटने वाले ये लोग पैदा हो गए। दूसरी बात, आप बताइए, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, इन लोगों को क्या क्या मोदी जी ने क्या नहीं बोला? तो ये अंजना जी, ये कौन से जो है नैतिक स्थान पर खड़े हैं? मोदी जी तो साबित कर दे कि 8 मई को जो है मोदी जी ने एक भाषण नहीं दिया, उस दिन हम उसको जो टूट दिवस, सत्य दिवस के रूप में मानना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री ने इससे ज्यादा झूठ बोला है क्या? सुबह शाम हिंदू मुस्लिम, हार रहे हो इसलिए हिंदू मुस्लिम आ गया। आप देख लेना इनके भाषण में, पहले विकास से शुरू हुआ 14, 19 में जो है पुलवामा, अब हिंदू मुस्लिम कॉमन डिनोमिनेटर। और सर्टिफिकेट मत बांधिए सुधांशु जी। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल को तो ईमानदारी, तो आप जो लेक्चर मत दीजिए ऑनेस्टी के बारे में, या तो उसका सफाई दो। दूसरा, प्रज्वल रेवन्ना को तो आपने अभी तक घुस के मारेंगे। प्रज्वल रेवन्ना को तो घुस के ले ना पाए, ना तो टीवी में कार्यक्रम चलेगा प्रज्वल रेवन्ना का। आप बचे हो टीवी चैनल के चलते, आप बचे हो क्योंकि आपका पोल नहीं खुल रहा है। और ये मैं बोल रहा हूं जना जी, प्रज्वल रेवन्ना कहेंगे जो साकार देके मोदी जी ने एक शब्द बोला है, ठीक है, तो ये तमाशा नहीं। प्रज्वल रेवन्ना कोई और विपक्ष का होता तो आप वो पहुंच जाते प्रज्वल
सवाल है। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में इनसे पूछिए, नो टीवी चैनल। प्रज्वल रेवन्ना से हमने गृह मंत्री से सीधा सवाल पूछा उन पर, और उन्होंने बताया कि आपकी कर्नाटक की सरकार से कोई सिफारिश भी नहीं आई है अभी तक कि उसको वापस लाने के लिए कोई कदम उठाया जाए। गृह मंत्रालय को अप्रोच तक नहीं किया गया है। प्रश्न हमने पूछा है। देखिए, सेलेक्टिव टारगेटिंग करेंगे ना, इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, जनता के बीच रहिए, चुनाव लड़िए, माध्यम से मत लड़िए। कोई फायदा नहीं होगा आपको इसका। सिर्फ अपना खुश हो जाइएगा, रात में जाके नमाज पढ़ रहे थे बैठ खुश जाएंगे रात में बैठ के कि हमने कर दिया, आज फला को डांट दिया, आज चिल्ला को बोल दिया, आज मैंने उसको लताड़ दिया, आज मैंने उसको पछाड़ दिया। अरे चुनाव जीतिए, वो आपकी असल रणभूमि है जहां जीत का सेहरा सिर पर बांधना जरूरी है। लेकिन मैं टाइम इस पर वहीं पर देना चाहिए जहां पर लोग समझने को तैयार हो। मैं जल्दी जल्दी अब कमेंट ले रही हूं। अनुराग जी, सिर्फ 2 लाइन का प्लीज सर, रुक जाइएगा 2 लाइन बोल के जी। देखिए नहीं रुके, कहां से ज्ञान इतना मिल रहा था। सुधांशु जी इतना लंबा लंबा ज्ञान है, साउथ नॉर्थ पूर्व पश्चिम हर तरफ चले गए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा था कोई प्रधानमंत्री का दूसरा नाम बता दिए जो, तो अपना बच के निकल लिए। मैंने कहा राज ठाकरे ने नॉर्थ के लोगों को मारा था, सर फोड़ा था, कितने लोगों की कितने परिवारों पे क्या क्या गुजरी थी, एक शब्द नहीं बोल पा रहे, एग्जाम्पल दे रहे, तो पुरानी बात हो गई। तो फिर 70 की कहानी क्यों गाते रहते हो? 1970 में हुआ था, 1980 में हुआ था, फिर नेहरू जी की बातें क्यों करते हो भाई? जब सब बात पुरानी हो जाती है आपके लिए। सरकार कांग्रेस की थी मेरे भाई। मलुक जी, सिर्फ 2 लाइन सर। मलुक जी जी देखिए, हाँ 2 लाइन। देखिए, देश के 80% किसान बहुत खुश हैं चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। देश के किसान बहुत नाराज थे, जो किसानों के मसीहा, किसानों के देवता, 40 दिन में उन्हें प्रधानमंत्री कुर्सी से कांग्रेस ने हटा दिया। और कांग्रेस के अध्यक्ष सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं 80% लोग हैं। ये सारे लोग इकट्ठे होकर आपके इकट्ठा वोट एनडीए को, बीजेपी और साथियों को देंगे, और अब की बार 400 के पार। अंजना जी पक्का 100%। प्रदीप जी 2 लाइन जल्दी से। अब मैं 2 लाइन क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं तो हमेशा कोई भी चुनाव आते हैं तो ये कहता हूं, दावे और वादे और इरादे, इन 3 विषयों के ऊपर सारे चुनाव घूमते हैं। जो सरकार में वो दावे करेंगे कि हमने ये किया और हमें चुना गया तो ये और करेंगे। जो विपक्ष में वो तमाम तरह के वादे करते हैं, और जनता जो है अपने इरादे जताती है, और जो भी उपयुक्त होता है उनके लिए उसको चुनाव में चुनकर भेजती है। 100 सोनार की 1 लोहार की कहते हैं, 100 नेताओं की 1 जनता की। मतदान से तय कर देते हैं तकदीर। जल्दी से 2 लाइन में सुधांशु जी, अभी भी 400 पार पर टिके हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। राष्ट्र जिस तरीके से मोदी जी के साथ सब लोग आके हैं, तो बस मैं ये कह सकता हूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाईली सोया हिंदुस्तान उठा। अब हिंदुस्तान उठ के खड़ा हो गया है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता।